मैं बेवा थी लेकिन फिर भी गर्भवती हो गई और एक दिन अपनी जगह नौकरानी को सुला दिया। और फिर जब मेरा 15 साल का बेटा मेरे कमरे में आया, मैं बहुत देर से अपने कमरे की खिड़की के बाहर छुपकर खड़ी रही और खिड़की से कमरे के अंदर का मंजर देख रही थी। मैंने 5,000 देकर अपनी जगह अपनी नौकरानी को सोने के लिए कहा था। मैं देखना चाहती थी कि रात के अंधेरे में मेरे कमरे में कौन आता है। जो कुछ भी मेरे साथ हो चुका था वह किसने किया था और क्यों किया था। मेरे घर में तो मेरे और मेरे बेटे के सिवा कोई नहीं आता था और फिर मेरे बेटा भी आजकल रातों को घर से बाहर होता था। तो फिर मेरे साथ ये ज़्यादती कैसे हो गई, ये जानने के लिए मैंने ये कदम उठाया कि लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात मुझे ये सब देखने को मिलेगा। मैं शाल ओढ़े हुए अपनी खिड़की पर खड़ी हुई थर थर काँप रही थी और ऐसे ही खड़े खड़े आधी रात गुजर गई और मेरे बिस्तर पर लेटी नौकरानी गहरी नींद सो गई थी। तो मुझे लगा कि शायद यहाँ खड़े होकर मुझे कुछ भी हासिल ना होगा। मैं वापस पलटने ही वाली थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी रात को मेरे कमरे में कौन दाखिल हो रहा था। कमरे में हल्की रोशनी थी और मुझे एक लंबा चौड़ा वजूद चादर में लिपटा हुआ अपने बिस्तर के करीब आता हुआ महसूस हुआ था। मैं अंधेरे में भी इस वजूद को पहचान सकती थी। रात के इस पहर राशिद का मेरे कमरे में क्या काम था, जबकि आज से पहले वह कभी भी मेरे कमरे में ऐसे नहीं आया था। वह तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक करने गया था। तो घर लौटकर कब आया था? उसने तुमसे कहा था कि सुबह वापस आऊँगा। मुझे तो ये जो भी मेरे दिमाग में चल रहा था मैं सोचना नहीं चाहती थी। ये कैसे मुमकिन था कि मेरे बेटे ही ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया। मैं सोच ही रही थी कि मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई जो मेरे बेटे ने मुझे ऐसा जुल्म किया था। मेरी आंखों में आंसू टपक रहे थे। मैं बहुत मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ी देख रही थी कि जब अचानक ही मेरे बेटे ने वह किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे बेटे ने तो इस मंजर ने मेरे होश ही उड़ा दिए। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे ये किस तरह मेरे सगे बेटे ने मुझे धोखा दिया था। मेरा नाम आशिया है। मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है। मैं बहुत छोटी थी इसलिए छोटी सी उम्र में मेरे रिश्ते आने शुरू हो गए। अब मेरी शादी 17 साल की उम्र में अपने दोस्त के बेटे से करा दी। हम्माद मुझसे बहुत मोहब्बत करता था और जब तक वह ज़िंदा थे मुझे कभी भी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने दी। लेकिन हम्माद के अचानक मरने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। उनकी आंखों में मेरा वजूद खटकने लगा था क्योंकि मेरे साथ एक 2 साल का बेटा भी था और मेरे देवर और जेठ को ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर मुझे अभी इसी वक्त घर से ना निकाला गया तो मेरा बेटा जायदाद का हकदार बन जाएगा। मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपनी ससुराल में ही इद्दत पूरी की। इद्दत ख़त्म होते ही मेरे जेठ ने फैसला सुना दिया कि अब मुझे घर छोड़ना होगा क्योंकि एक जवान औरत का शौहर के बगैर रहना मुनासिब नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती थी कि ये बात क्यों कर रहे थे, लेकिन मेरे पास इस घर के अलावा और कोई चारा नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि भाभी 4 दिन से ज़्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। मैं उनके कदमों में गिर गई और फरियाद की मुझे घर से ना निकाले, लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर तरस ना आया और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को घर से निकाल दिया। मजबूर मैं अपने 2 साल के बच्चे को गोद में उठाए मायके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा ख्याल रखा, लेकिन इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैं और मेरा बेटा मुस्तकिल भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका रवैया ख़राब होना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की मुलाजिमा बन गई मुझे पता ना चला। मेरा भाई सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर भाभी कमरे में आराम करती रहती। मुझे घर से कामकाज में कोई मसला नहीं था, लेकिन जब मेरी भाभी मुझे एक एक निवाले का एहसान दिखाती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे भाई के बच्चे और मेरा बेटा तकरीबन एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, लेकिन मेरे बेटे को घर में ही छोड़ दिया था और ये बात मुझसे बर्दाश्त ना हुई। मैं दिन रात उनकी खिदमत कर रही थी और मेरे बेटे को तालीम तक नहीं मिल रही थी।
मैंने अपने भाई से अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में बात की तो मेरे भाई ने राशिद को भी उसी स्कूल में दाखिला करवा दिया। तो मेरी भाभी से बर्दाश्त ना हुआ और आए दिन घर में झगड़े होने लगे और फिर लास्ट में मैंने तंग आकर अपने भाई का घर छोड़ दिया और एक छोटे से घर में किराए पर अपने बेटे के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। राशिद को स्कूल में दाखिला करवाकर मैं खुद भी उसी स्कूल में नौकरी करने लगी और कैसे करके भी ज़िंदगी की गाड़ी को घसीटने लगी। मैंने वे वक्त भी देखा था जब एक वक्त की रोटी खाकर 2 वक्त खाली पेट गुजारती थी। कभी कभी मेरी आंखों में सोचकर आंसू आने लगते कि जब तक शौहर का साया मेरे सिर पर था मेरी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत थी, लेकिन शौहर के जाते ही दुनिया के असल रंग मुझे नज़र आ गए थे। औरत की ज़िंदगी की खूबसूरती वाकई में उसके पति के होने से होती है और इस बात का एहसास मुझे अपने पति के जाने के बाद शिद्दत से होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता था। वह नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी ये बात गवारा नहीं थी कि मेरी वजह से उसकी शादीशुदा घर खराब हो जाए। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखे तो मुझे दुनिया की समझ आने लगी और मैंने फैसला किया कि मैं पढ़ी लिखी तो हूँ, मुझे कोई ना कोई छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि ज़िंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी अब राशिद बड़ा हो रहा था और उसकी ज़रूरत में इजाफा हो रहा था। मैंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा और भाई के दिए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोली जहां मैं औरतों का ज़रूरी सामान बेचने लगी थी। मेरे पति के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा था। मेरी मेहनत और दुआएं रंग ले आई थी और मेरी एक छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। मैं खुद भी दुकान चलाती थी और राशिद की पढ़ाई पर भी पूरी तवज्जो दे रही थी। कई साल ऐसे ही गुजर गए, मेरा कारोबार चल पड़ा और मेरी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई और वक्त के साथ के मुताबिक मैंने नई चीज़ों का इजाफा भी कर लिया और काम करने के लिए बेसहारा और बेवा औरतों को अपने पास रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह संतुष्ट थी और राशिद की तरबियत से भी, और मेरे पति के बिना ज़िंदगी अब नए सफ़र पर जारी हो गई थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर सिराज आया और 10 साल के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर मेरे सारे ज़ख्म ताज़ा हो गए। सिराज को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आया कि मैं ज़िंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालकिन बन गई हूँ। लेकिन जब उसको एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हो गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा कि मैं भाई के फैसले के आगे मैं सिर नहीं उठा सकता था, लेकिन वह मेरे और मेरे बेटे के लिए बहुत दुखी था। मैंने उसे ये सोचकर माफ़ कर दिया कि वह मेरे पति का भाई था और मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। सिराज हमारे घर आने जाने लगा और राशिद से बहुत मोहब्बत करने लगा था। सिराज का बेटा फहद उसी के उम्र का था। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चाचा का प्यार मिल गया है। वह बेचारा तो सारे उम्र रिश्तों के लिए तरस गया था। राशिद तकरीबन 15 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बदलाव भी आ गया था। मैं दुकान से घर आती तो वह मुझे खोया खोया सा नज़र आता। घर से बाहर निकलता तो रात तक लौट कर ना आता। मैंने काम के लिए नौकरानी रख ली थी और वह मुझे अक्सर कहती थी कि पता नहीं बीबी जी राशिद साहब को क्या हो गया है, सारा वक्त अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी राशिद से इस बारे में पूछती तो कहता कि इम्तिहान करीब है और वह तैयारी में मशरूफ़ है। मैंने शुरू से राशिद की अच्छी तरबियत की थी, इसलिए मुझे उसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वह सिराज के बेटे फहद के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। राशिद के इम्तिहानों में बस कुछ दिन बाकी रह गए थे। आजकल पढ़ाई में वह बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रहने लगा था। मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मुझे चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से लौटी तो चकराकर राशिद के कदमों में ही बेहोश हो गई। वह मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और पास वाले क्लिनिक पर ले आया और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। ये सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा वजूद पसीने से भीग रहा था। मैं डॉक्टर के पास बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था कि मैं कैसे यकीन करूं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं। मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं एक बेवा औरत थी
मेरे शौहर का इंतकाल को 13 साल होने वाले थे और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। इस बात ने मुझे लज्जा कर रख दिया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सिर हिलाया। तो मैं अपनी रिपोर्ट उठाई और खामोशी से बाहर निकल आई। बाहर मेरा 15 साल का जवान बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, अम्मी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा है? आप अचानक से बेहोश कैसे हो गई थी? राशिद के सवाल पर मैं इससे नज़रें चुराने लगी। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ, और वह भी उम्र के इस हिस्से में। वह तो मुझे बरकिरदार ठहरा देता, जब तो मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो गया है। मैं अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत करती थी और शौहर के मरने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ होता। तो मेरा प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि मेरे शौहर की जगह कोई और ले चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरे मरे हुए शौहर का वजूद चला आया था। मैं कभी उनसे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी, तो फिर किसी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करना तो बहुत ही अलग बात थी। राशिद के बार बार पूछने पर मैंने उसको झूठ कह दिया कि कमज़ोरी की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने आराम को कहा है। मेरी बात सुनकर राशिद नाराज़ होकर कहने लगा कि जब से बाबा का इंतकाल हुआ है आप अपना ख्याल ही नहीं रख रही हैं। रात को जल्दी सो जाया करें। मुलाजिम के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो फिर मुलाजिम रखने का क्या फ़ायदा है? और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी फ़िक्र में सारे वक्त परेशान रहें। मैं जानता हूँ कि बाबा के जाने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेरी फ़िक्र है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना ख्याल ना रखें। उसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुराई। पहले ही मैं हम्माद के अचानक से चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी, और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अगर उस वक्त राशिद का साथ ना होता तो शायद मैं जीने की आदत भी छोड़ चुकी होती। वह मेरी ज़िंदगी का मोहरा था और मुझे उससे बहुत ही उम्मीद थी, लेकिन कभी कभी मोहब्बत और उम्मीद इंसान की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसे सामने वाले की बुराई और कोताही नज़र ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं राशिद से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं उसकी खामियों को जान ही ना पाई थी। फिर मैं राशिद के साथ घर आ गई थी और यही सोच रही थी कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ है, और मेरी दुनिया वालों को मैं क्या जवाब दूंगी। जिन लोगों ने मेरा बेवा होने पर मेरा साथ नहीं दिया, वे इस खबर पर ज़रूर मेरे आगे मसला खड़ा कर देंगे। मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी? इन सब सवालों ने मेरी तबीयत ख़राब कर दी थी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी और यही सोच रही थी कि किस तरह सच का पता लगाऊं। दूसरी तरफ मैं अपने आप को बहुत परेशान महसूस कर रही थी, और इस बात ने भी मुझे परेशान करके रख दिया था कि राशिद के टेस्ट में मुस्तकिल नंबर ख़राब आ रहे थे। टीचर ने मुझे फ़ोन पर यही बताया था कि आजकल राशिद का ध्यान कहीं और ही है। मैं राशिद से कोई भी बात खुलकर कर लिया करती थी, क्योंकि राशिद उम्र के जिस हिस्से में था उसे बाप की बहुत ज़रूरत थी, और बाप के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि उसका चाचा उसके सर पर हाथ रखे और उस पर कड़ी नज़र रखे, ताकि वह किसी गलत रास्ते का इंतखाब ना कर बैठे। यही सोचकर मैंने अपने देवर को फ़ोन लगाया और उससे राशिद की पढ़ाई के सिलसिले में बात तो वो कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, राशिद पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वह सारा वक्त यहीं गुजारता है। उसकी बात सुनकर मुझे काफ़ी तसल्ली हो गई। राशिद भी आजकल मेरी बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने लगा था। उसकी यूँ मेरी फ़िक्र करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा 15 साल का बेटा एकदम जवान सा लगने लगा था, लेकिन मैं इससे क्या करती जो मेरे पेट में पल रहा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं गलती से भी बच्चा जाया करवाने के बारे में मत सोचिएगा। इसलिए मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि मैं पता लगाऊं कि ये बच्चा किसका है। दुकान के अलावा ना मैं कहीं आती ना जाती थी, ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा रिश्ता था। मेरे घर में राशिद के अलावा और कोई मर्द नहीं था, इसलिए समझना या जानना बहुत ही मुश्किल था ये सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हो रहा था वे मेरे इल्म में नहीं था, तो यकीनन किसी ने रात के अंधेरे का सहारा ही लिया होगा। ये सोचकर मैंने अपनी मुलाजिमा के आगे ये बात रख दी कि वे एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं उसे 5000 इनाम में दूंगी। मैं ये बात जानने के लिए उससे एक काम करवाना चाहती थी। वह खुशी खुशी 5000
10,000 के लालच में राज़ी हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लेटाकर मुँह तक कंबल उड़ा दिया और खुद लॉन की तरफ खुले वाले कमरे की खिड़की पर छुपकर खड़ी हो गई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे ये बात पता चलेगी भी या नहीं। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उसका ज़िम्मेदार कौन है, लेकिन इतना तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि किसी ने रात का फ़ायदा उठाकर ही मेरे दामन पर ये दाग लगाया है। काफ़ी देर वहाँ खड़े रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई और मुझे लगा कि शायद इतने गलत तरीके से सब जानने की कोशिश कर रही हूँ। और फिर जब मैंने रुकने का इरादा कर लिया तो मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला और वहीं रुककर कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी और ये देखकर मेरी जान निकल गई। आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझसे कहा था कि वह सारी रात फहद के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने सिराज को फ़ोन करके इस बात की तसल्ली भी की वह इसके घर मौजूद है। तो राशिद इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैं चुपचाप खड़े उसे देख रही थी। वह दबे पाँव से मेरे बिस्तर तक आया था और करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी माँ समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे कि चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कर रहा है, कहीं उसने ही तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा ख्याल आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी, मैं अपने बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब राशिद को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी मैं गहरी नींद में सो रही हूँ और उसने आहिस्ता से जाकर मेरे कमरे का लॉकर खोला और मेरे काफ़ी सारे पैसे निकाल लिए। राशिद की हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी और मैं खुद को कमरे से बाहर न रोक पाई। मैं तेज़ी से घूमकर जैसे ही अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो राशिद कमरे से बाहर निकल रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए। मैंने गुस्से में राशिद से पूछा कि ये सब क्या है और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली और वह शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाए खड़ा था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और कहा कि मैं तुम पर आंख बंद करके भरोसा करती हूँ और तुमने मेरे भरोसे को ठेस पहुँचाई है। अब सच सच बताओ ये सब क्या हो रहा है और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे में ये पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने ज़िंदगी में पहली बार राशिद के मुंह पर थप्पड़ मारा था। थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए बताया कि फहद ने उसे नशे की लत लगा दी है और इस नशे के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात तरह तरह के नशे करता है। राशिद की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। सिराज ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि राशिद कह रहा था कि चाचा को अपने बेटे की हरकत का खूब का पता है। और फिर उसने मुझसे एक ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरे सिर पर पहाड़ टूट पड़ा था। राशिद कहने लगा कि वे रोज़ रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिलाकर जाया करता था, क्योंकि चाचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर मैं चाचा की बात ना मानता तो फहद मुझे नशा ना करवाता। मैं सोच भी ना सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी ज़िंदगी में आया भी तो एक नए दुख की दास्तां करने के लिए। मेरे बेवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया। उसकी बात का मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर अपने ही घर जुआरी बना सिखा दिया था। मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने शौहर हम्माद की बात याद आ गई थी, जिसने शादी के शुरू दिनों में मुझे ये बात समझाई थी कि सिराज की आदत कुछ ठीक नहीं है, उससे एहतियात बरतना। लेकिन उस वक्त मैं बात को समझ नहीं पाई और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। सिराज में एक दफ़ा फिर मेरी हस्ती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की, लेकिन क्यों, वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने राशिद को सख्ती से कहा कि वह आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं और आधी रात को ही सिराज के घर पहुंच गई और उसकी बीवी के सामने ही अपने सारे सवाल पूछे। पहले तो वह चुपचाप खड़ा रह गया और फिर उसने सारी हकीकत बयां कर दी। हम्माद की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर उन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सिराज अपनी अय्याशी की वजह से उस जायदाद को संभाल ना सका और सड़क पर आ गया था। बहुत मुश्किल से नौकरी
करके वह गुजारा कर रहा था और बाहर से वे लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन हकीकत ये थी कि वे अंदर से खोखले हो चुके थे। वे अपने बच्चों की तरबियत भी ठीक तरह से नहीं कर सके और उसका जवान बेटा नशे जैसी लत में हो गया। जब सिराज ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी हराम हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बनाया और उसे नशे की लत में डालकर हर रात मेरे साथ गद्दारी करवाता रहा, यहाँ तक मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से निकाह के बारे में सोचूंगी और वह खुद मुझसे निकाह कर लेगा। इस तरह वह मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से राशिद भी उसके रास्ते का निशाना बन रहा था। सिराज की हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। पहले ही मेरी अपनी ज़िंदगी में क्या कम तकलीफ थी, जब सिराज मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा कि अब वे ख्वाब देखना छोड़ दे। मुझे मजबूर समझकर वह मुझे इस्तेमाल करेगा और मैं मजबूर होकर इस्तेमाल होती चली जाऊंगी। मैं वहाँ से सीधा निकलकर पुलिस स्टेशन चली गई। मैंने सिराज पर मुकदमा दर्ज करवा दिया और उसके बेटे फहद पर भी, जिसने मेरे मासूम से बेटे को नशे की लत में डाल दिया। वह दोनों बाप बेटे जेल में थे और अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। खुदा का करना ऐसा था कि मेरा हमला खुद बेखुद हो गया। उस वक्त के बाद मैंने कभी दोबारा उस रिश्ते पर भरोसा ना किया। मैं पलटकर अपनी पूरी ज़िंदगी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे बेवा होना शायद मेरा गुनाह बन गया था। हमारे यहाँ एक बेवा औरत को सहारा देने वाले, उसे अपनाने वाला कोई नहीं होता। क्या बेवा होना इतना बड़ा गुनाह है? औरत के लिए ज़िंदगी को हर तरह से तंग कर दिया जाता है। अजीबोगरीब रस्मों के ज़रिए उसे बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर मुझे कोई सहारा मिल गया होता तो शायद मेरी ज़िंदगी इस कदर तकलीफ़ में ना होती? दोस्तों, आपको अगर ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।